हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक से, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। आज का हमारा टॉपिक है, अगर शहद इकट्ठा करना हो तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारें। इसका मतलब इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। यह लोगों को प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। 7 मई 1931 को न्यूयॉर्क शहर में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ चल रही थी। मुठभेड़ अपने अंतिम रोमांचक चरण में थी। हफ्तों तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार दुनाली बंदूक के नाम से मशहूर हत्यारे क्रोल को घेर लिया था। वह हत्यारा जो ना सिगरेट पीता था ना ही शराब, आप चारों तरफ से घिरा हुआ था। वह अपनी प्रेमिका के घर में छुपा हुआ था। 150 पुलिस वाले और जासूस जमीन से लेकर छत तक चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। वह ऊपरी मंजिल पर छुपा हुआ था। पुलिस वालों ने छत में छेद करके टीयर गैस का इस्तेमाल करके पुलिस वालों ने नामी हथियारों को निकालना चाहा। उन्होंने अपनी आसपास की इमारतों पर मशीन गन तैनात कर दी। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क के इस रहबसी इलाके में पिस्टल और मशीन गन से गोलियां चलती रही। क्रोले एक कुर्सी के पीछे से छुपकर पुलिस पर लगातार गोलियां चला रहा था। 10,000 से अधिक रोमांचित लोग इस रोमांचक मुठभेड़ को देख रहे थे। इस तरह का नज़ारा न्यूयॉर्क शहर में पहले कभी नहीं देखा गया था। जब क्रोल को पकड़ा गया तो पुलिस कमिश्नर E.P. मलरोनी ने कहा कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर का कहना था वह पंख फड़फड़ाने की आवाज़ पर ही किसी को मौत के घाट उतार देता था। परंतु क्रोले खुद को क्या समझता था? जिस समय पुलिस उस पर गोलियां चला रही थी, उसने एक पत्र लिखा था। जब वह पत्र लिख रहा था तो उसके घाव से बहते खून के निशान इस पत्र में छूट गए थे। इस पत्र में क्रोले ने कहा था, मेरे कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यह लिखने के कुछ समय पहले की बात है। क्रोले लॉन्ग आइलैंड पर देहात की सूनी सड़क पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहा था। अचानक एक पुलिस वाला कार के पास आया और उसने क्रोले से लाइसेंस दिखाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे क्रोले ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसने पुलिस वाले के सीने में एक के बाद एक गोलियां उतार दी। जब पुलिस अफसर ज़मीन पर गिर गया, क्रोले कार से नीचे कूदा। उसने अफसर का रिवॉल्वर निकाला और मर चुके पुलिस वाले के शरीर में एक और गोली मारी। और यही निर्मम हत्यारा अब कह रहा है, मेरे इस कोट के नीचे एक दुखी परंतु दयालु दिल है, एक ऐसा दिल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। क्राले को मौत की सज़ा सुनाई गई। जब उसे सिंह सिंह जेल में मृत्युदंड के लिए ले जाया जा रहा था तो उसने यह कहा, यह लोगों को मारने की सज़ा है नहीं, उसने कहा यह खुद को बचाने की सज़ा है। इस कहानी का संदेश यह है, क्राले खुद को किसी बात के लिए दोष नहीं देता था। जेल में बहुत कम अपराधी अपने आप को बुरा समझते हैं। वे उसी तरह इंसान हैं जैसे कि आप और मैं, इसलिए वे तर्क देते हैं, खुद को सही साबित करते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि उन्हें तिजोरी क्यों तोड़नी पड़ी या उन्हें गोली क्यों चलानी पड़ी। सही या गलत तर्कों के द्वारा अधिकांश अपराधी अपने अपराधों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। अगर जेल की दीवारों में कैद कुख्यात अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते जिनसे आप और हम मिलते हैं, किसी को दोष देना मूर्खता है। मैं इस बात पर सिर नहीं धुनता कि ईश्वर ने बुद्धि का उपहार सबको एक जैसा नहीं दिया है। 100 में से 99 लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वे कितने ही गलत क्यों ना हों, लेकिन वे अपनी गलती नहीं मानते। आइए हम एक और स्टोरी से समझते हैं। बी जॉर्स्टन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा कर्मी थे। उनकी एक जिम्मेदारी यह थी कि जब भी कोई कर्मचारी फील्ड में अपना काम कर रहा हो तो कर्मचारी अपने हेलमेट लगाए रखें। पहले वे जब भी किसी को बिना हेलमेट लगाए देखते थे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वे नियमों का हवाला देते हुए उसे सख्त आदेश देते थे कि वह नियम का पालन करे। परिणाम यह होता था कि कर्मचारी मन मान कर उनके आदेश का पालन तो करते थे, परंतु अक्सर उनके जाने के बाद अपने हेलमेट फिर से हटा देते थे। फिर जॉर्स्टन ने दूसरी तरकीब आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसने कुछ कर्मचारियों को बिना हेलमेट के देखा तो उसने उनसे पूछा कि क्या हेलमेट आरामदेह नहीं है या उनकी फिटिंग सही नहीं है। फिर मुस्कुराते हुए उसने उन लोगों को यह बताया कि हेलमेट उन्हें चोट से बचाने के लिए है और इसलिए काम करते समय उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और कोई दुर्भावना भी पैदा नहीं हुई। इस स्टोरी से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी की आलोचना करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे सामने वाला अपना बचाव करने लगता है, बहाने बनाने लगता है या तर्क देने लगता है। आलोचना खतरनाक भी है क्योंकि इससे उस व्यक्ति का बहुमूल्य आत्मसम्मान आहत होता है, उसके दिल को चोट पहुंचती है और वह आपके प्रति दुर्भावना रखने लगता है। एक महान मनोवैज्ञानिक हैंस सेलियो ने कहा है, जितने हम सराहना के भूखे होते हैं उतने ही हम निंदा से डरते हैं।
आलोचना या निंदा से कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का मनोबल कम हो जाता है और उस स्थिति में कोई सुधार नहीं होता जिसके लिए आलोचना की जाती है। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती नहीं मानता। हर गलत काम करने वाला अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, परंतु खुद को दोष नहीं देता। हम सब यही करते हैं। हमें यह एहसास होने चाहिए कि आलोचना बूमरैंग की तरह होती है, यह लौटकर हमारे ही पास आती है, यानी बदले में वह व्यक्ति हमारी आलोचना करना शुरू कर देता है। हमें यह एहसास भी नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति की हम आलोचना कर रहे हैं या हम जिसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वह जवाब में खुद की सफाई में कुछ तर्क देगा या फिर यही कहेगा कि मैंने जो किया उसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था। लिंकन का प्रिय कोटेशन था, किसी की आलोचना मत करो ताकि आपकी आलोचना ना हो। तो जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेईमानी होती है और उससे कोई लाभ नहीं होता। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छा विचार है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, परंतु क्यों ना खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचे तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, और कम खतरनाक भी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपके खुद के घर की सीढ़ियाँ ही साफ ना हो तो आपको पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए दोष पैदा करना चाहते हो जो सालों सालों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज है। हमें लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। इसमें खामियां भी हैं, गर्व और अहंकार भी है। आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्यकार के महान उपन्यासकार ने उपन्यास लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस जैटन ने आत्महत्या कर ली। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख यही करते हैं। परंतु समझने और माफ करने के लिए आपको समझदार और आत्मनिहित होना पड़ता है। महान व्यक्ति छोटों लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए। हमें यह पता लगाना चाहिए कि जो वे काम करते हैं उन्हें वे क्यों करते हैं। यह आलोचना करने से बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होगा। यही नहीं, इससे सहानुभूति और दयालुता का माहौल भी बनेगा। सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना। हमें इस वीडियो से यही सीख लेना चाहिए कि हमें इससे यह सीखना चाहिए कि किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो और किसी की शिकायत मत करो। और यदि आप में सीखने की थोड़ी सी भी चाह है, आप चाहे नौकरी या बिजनेस करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं। आप यदि सीखना चाहते हैं तो मिस्टर के बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किताबों की चैप्टर टू चैप्टर समरी सुनकर सीख सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड टेक केयर।